फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है शक्ति के नए केंद्र। ये आज पार्ट 2 कराने जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस का। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है शक्ति के नए केंद्र में, जिसमें हमने आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क और ब्रिक्स के बारे में जाना था। इसके अलावा आज हम अपने नए विषयों के बारे में जानेंगे, जिनमें ये बताया हुआ है कि अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि शक्ति के नए केंद्र के रूप में भारत, चीन, इजराइल और रूस उभर कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए इनका रीजन जानते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारत, चीन, इजराइल और रूस शक्ति के एक नए केंद्र का हिस्सा बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। तांत्रिक देश है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, विविध रहन सहन है, संस्कृति और पहनावा, लेकिन तब भी ये सभी व्यक्ति एक लोकतंत्र की कड़ी से जुड़े हुए हैं, जिससे ये अपना भी विकास कर रहे हैं, देश का भी विकास कर रहे हैं तथा देश के शासन को चला भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है भारत की? ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है। हाँ फ्रेंड्स, भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है। इसके अलावा परमाणु संपन्न देश भी कहा जाता है भारत को, कि भारत के पास परमाणु हथियार भी है, लेकिन उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा संचार, तकनीक, विज्ञान और सूचना के क्षेत्र में भी भारत तेजी से विकास कर रहा है। सूचना के क्षेत्र में देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इंटरनेट का माध्यम देख लीजिए, न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविजन, न्यूज, रेडियो, इन सब के माध्यम से क्या है, हम घर बैठे ही अपने आसपास, इसके अलावा हम देश की हर छोटी से बड़ी घटना के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हम समय समय पर अवगत होते रहते हैं। और तकनीक है, टेक्नोलॉजी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कई मिसाइलें इंडिया बना रहा है और जो इंजीनियर है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। जैसे कि जब हमने चीन की जो ऐप है उन्हें बैन कर दिया, तो जो लोग हैं जो टिकटॉक का पहले यूज करते थे, अब उन्हें एक आदत सी लग गई थी इस ऐप का यूज करने के लिए। इसीलिए जब हमने इसे बैन किया टिकटॉक को, तो उसी के साथ साथ इंडिया ने अपना एक न्यू ऐप को क्या करा, लॉन्च कर दिया, जो बिल्कुल टिकटॉक की ही तरह थी। तो ये क्या किया, ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शा रहा है। और इससे क्या है, इससे हमारी जो देश की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और कंट्री को हमें शेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था हमारी टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। विज्ञान, जैसे कि जो हम सेना के पहले क्या बनते थे, औजार, जो भी हथियार वगैरह बनते थे, जो भी टैंक वगैरह बनते थे, उनके कुछ पार्ट्स हमें बाहर से लेने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, उनको इंडिया में बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे देश का विकास हो रहा है, इसी वजह से तो हम कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है, हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण देखिए, जैसे कि कोरोना वैक्सीन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब जिस टाइम पर, मतलब कोरोना के टाइम पर, जब विश्व में हर कोई ट्राई कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन बन जाए तो बन जाए, जब इंडिया ने उसे बनाया तो इंडिया के लोगों को भी प्रोवाइड कराई जा रही है वैक्सीन। इसके अलावा दूसरे देशों को भी इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। तो ये क्या है, एक इसका विज्ञान का उदाहरण है। क्योंकि इस पर लोग बिलीव कर रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन हम दे रहे हैं वो क्या है, सेफली है, और ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की पावर को भी शो कर रहा है। इसके अलावा सूचना के क्षेत्र में मैंने बता दिया, इंटरनेट, जैसा मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है, सूचना का क्या है, एक तरीके से एक उदाहरण है कि सूचना के द्वारा आप जुड़े भी हुए हैं और सूचना के साथ साथ तकनीक के माध्यम से भी आप जुड़े हुए हैं मुझसे। इसके अलावा जो हमारे देश की, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जनसंख्या 130 करोड़ है। मतलब जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ होगी, उसकी मार्केट में तो बहुत बड़ी होगी। इससे क्या होता है, जो हमारे जो विदेशी लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या रहते हैं, बड़ी मार्केट रहती है इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का कल्चर, बोली, लैंग्वेज, पहनावा सबका अलग अलग है, सबके त्योहार अलग है, उनको बनाने का तरीका अलग है। तो इससे क्या होता है, वहाँ के सामानों की डिमांड्स बढ़ती है। तो दिवाली आ गई, घर को सजाना है, घर की साफ सफाई करनी है, रंग रोगन मतलब पेंट भी कराना होता है, तो इन सब के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं। वर्कर्स के साथ हमें कुछ सामान भी चाहिए होता है। जब सामान की जब हमें नीड पड़ेगी तो क्या होगा, जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट क्या करेंगी, सेल करेंगी। तो इनसे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है। तो ये था एक जनसंख्या प्लस मार्केट, उन्हें मार्केट भी मिल जाती है। जैसे कि नवरात्र आते हैं तो चन्या चोली का पहनावा, वो क्या होता है, उसकी डिमांड्स बढ़ जाती है। इसके अलावा अलग अलग ज्वेलरीज की डिमांड्स बढ़ जाती है, आर्टिफिशियल। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है इंडिया विदेशी लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, चीन है, चीन की हमने कई सारी एप्स वगैरह बंद कर दी, हमने वहां से सामान मंगाना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, चीन को घाटा होने लगी। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट थी, और जो मार्केट उसके लिए बंद कर दी गई है। जब हमने इंडिया के लिए मार्केट बंद की और हमने अपने देश के लोगों के लिए मार्केट को ओपन किया, तो इससे क्या हो रहा है कि उनके
जो आर्थिक स्थिति है, जो उनका सामाजिक दायरा, वो तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए जो मोदी जी ने अभी चलाया है द इंडियन टॉय फेयर, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मिट्टी से बने हुए हैं या फिर जो कठपुतली का जो डांस है, मतलब बहुत सारे ऐसे खिलौने दिखाए गए थे इस टॉय फेयर में, जो कि एक तो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल भी रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इससे क्या होता है कि उन लोगों को काम भी मिलता है, उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर उनकी महत्वता को बढ़ावा मिलता है। तो टॉय फेयर की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टारगेटिंग गोल। हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है अपने इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन तक ले जाए। क्या है हमारा टारगेट? $5 ट्रिलियन। इससे क्या होगा, मतलब जो भी संसाधन अभी हम खरीदना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज के पास अगर कोई ऐसा संसाधन है जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि अब हमें उसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से सेविंग हो जाएगी। जब उनकी जरूरत पड़ेगी या जरूरत से पहले हम उन्हें स्टोरेज कर सकते हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो क्या हो सकता है कि दूसरी कंट्री क्या करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा दे। तो इससे पहले जब वो प्राइस बढ़ाए, इससे पहले ही हम उन्हें स्टोरेज करके रख लें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा विशाल मार्केट। जैसे मैंने बताया अभी कि अलग अलग हमारे यहाँ कल्चर है, तो हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। जब मार्केट में डिमांड्स बढ़ती है तो सेल भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो सप्लायर्स को क्या होगा, प्रॉफिट बहुत होगा। तो ये पूरी चैन एक तरीके से क्या करती है, टोटली प्रॉफिट को दर्शा रही है जब विदेशी लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 200 मिलियन लोग। हाँ यस फ्रेंड्स, 200 मिलियन लोग यानी इंडियन पीपल्स क्या कर रहे हैं, वो विदेशों में जाकर रह रहे हैं। तो जो 200 मिलियन लोग जो विदेशों में जाकर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के पहनावे, वहाँ के त्योहारों से जुड़े हुए हैं। अब भले ही वो दूसरे देशों में जाकर रहें, लेकिन ना ही वो अपना खान पान, ना ही पहनावा, कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर भी उनके कल्चर की, उनके पहनावे की, उनके खान पान की डिमांड्स बढ़ रही है। आप अलग अलग देशों में जब जाओगे तो इंडियन फूड आपको हर जगह पर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहाँ पर अधिकतम जो लोग हैं वो इंडियन फूड की डिमांड्स करते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ पर इंडियन फूड्स आपको इजीली मिल जाएगा। पहनावे के लिए आपको इंडियन जो पहनावा वहाँ पर वो भी मिलेगा, ज्वेलरीज भी मिलेंगी। तो ये क्या सब शो कर रहा है, कल्चर से रिलेटेड कोई त्योहार फेस्टिवल है तो वो सारा सामान मिलेगा, मूर्तियाँ मिलेंगी। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि इंडिया की पावर को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि जो इंडियंस है उनकी जो पहुंच है, जो उनकी पावर्स है, वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, वहाँ विदेशों तक भी फैली हुई है। उनका कल्चर फैला हुआ है, उनकी बोलचाल फैली हुई है, बोली फैली हुई है। मतलब एक तरीके से जो हमारा जो देश है, जहाँ पर इतनी विविधताएं हैं, वो विविधताएं सिर्फ इंडिया में नहीं है। जो लोग विदेशों में जाकर रह रहे हैं, उन्होंने वो विविधताएं वहाँ पर भी विकसित करने में मदद की है। इसके अलावा जो ऐसी क्या विशेषता है भारत में जो शक्ति के एक नए केंद्र की ओर अग्रसर हो रही है? तो एक तो हमने स्वदेशी हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम अपने देश में पार्ट्स को बना रहे हैं अपने सेना के लिए। जो हम हथियार बाहर खरीदते थे विदेशों से, तो वो क्या हो रहा है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ही बने जो पार्ट्स हैं हथियारों के। इसके अलावा जब वो इंडिया में बनेंगे तो क्या होगा, उन पर जो लागत है, जो हम उन पर पैसा अधिक खर्च करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हमारे इकोनॉमी को भी प्रॉफिट होगा। जिस चीज पर हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत है, उस पर हम इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया स्कीम, यानी जो हमारे देश में उत्पादित वस्तुएं हैं उनका यूज करके उनको हम बढ़ावा दें। जैसे कि अभी इंडियन एप्स आ गई हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस की बहुत सारी ऐप आ गई है कि आप इंडियन ऐप्स का यूज करें। और टिकटॉक को जब हटा दिया तो अलग एक ऐप बना दी, एक क्या कई सारी ऐप्स आ गई अब। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे जो इंडिया की ऐप है हम उसी का यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दूसरे देश की ऐप का यूज करते थे तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपकी फोटो, आपकी गैलरी फोटोज का, वीडियोस का, तो आप ओके कर देते थे तो उनके पास आपकी हर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी। इसके अलावा इस मेक इन इंडिया स्कीम से क्या हुआ है, जो लोकल वर्कर्स थे, यानी जो मिट्टी के मूर्तियां बनाने वाले लोग थे, जैसे कि गणेश चतुर्थी के वक्त क्या करते थे लोग, आर्टिफिशियल कुछ मूर्तियां लाते थे जो जब पानी में विसर्जन के लिए जाती थी तो वो मूर्तियां क्या होती थी, वो पानी को बहुत हार्म पहुंचाती थी, जो उसमें जो जीव है उनको भी बहुत हार्म पहुंचाती थी। लेकिन जो इंडिया के लोकल लोग हैं, लोकल वर्कर्स है, जो उनका निर्माण करते थे, तो वो क्या है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ना जीवों को पहुंचाएगी नुकसान। तो वो क्या हमारे लिए बेटर है। तो इसका क्या करा जा रहा है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ट्रेड फेयर जो मैंने बताया था, टॉय का चला है टॉय फेयर, तो उससे क्या है, जो मूर्तियां और जो खिलौने बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा, जो वर्कर
है, जैसे कि घड़े की मांग, अभी गर्मी आ रही है तो क्या होगा, मिट्टी की डिमांड्स बढ़ेंगी, लोग जानवरों के लिए प्याऊ रखते हैं उसकी डिमांड्स बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, जो घड़े कुम्हार वगैरह काम करते हैं, इनका कहीं ना कहीं हम त्योहारों में जब जाओ, त्योहारों की तरफ देखो तो त्योहारों में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे दीपावली में दिए की ज़रूरत पड़ती है, तो और भी त्योहार होते हैं जिनमें हमें छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे लोकल वर्कर्स है और जो हमारे इंडिया में बनने वाला सामान है उसकी डिमांड्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई लॉस की संभावना है ही नहीं। तो ये था पूरा का पूरा उदाहरण जिससे ये प्रूफ होता है कि भारत एक शक्ति का एक नया केंद्र बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको बाहर से कुछ आवाजें आ रही होंगी, लेकिन उन सभी को इग्नोर करो, सिर्फ इन टॉपिक्स पर ध्यान दो जो आपके एग्जाम्स में आ रही है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है चीन। भाई चीन में ऐसी क्या खासियत है जो उसे शक्ति का नया केंद्र बनाने के लिए आगे बढ़ा रही है। तो सबसे पहली विशेषता है कि इसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। हमने पढ़ा था यूरोपीय संघ में कि यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन अगर ये पेपर में पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो आप लिखोगे चीन। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना पाई जाती है। इसके अलावा जो चीन है वो परमाणु संपन्न देशों में गिना जाता है, यानी जो चीन है उसके पास क्या है, परमाणु हथियार भी उपलब्ध है। इसके अलावा चीन के पास जो बहुत बड़ी पावर है, जो इंडिया भी चाहता है कि उसको मिले, लेकिन उसे नहीं मिल पा रही है। क्या है वो, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनना चाहता है इंडिया, लेकिन अभी चीन ही संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट सदस्य है। इसके पास एक वीटो पावर है। तो वीटो पावर में क्या होता है फ्रेंड्स, अभी सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर है। अब 5 देशों के पास वीटो पावर, मान लीजिए कुछ रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, मान लीजिए भी कह रहे हैं कि सदस्य देशों की जो मेंबर्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, अब वो सिर्फ 5 है फिक्स, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। तो 5 देशों के पास क्या है, वीटो है। क्या है, वीटो पावर है। अब 5 में से किसी ने भी एक ने भी मना कर दिया ना किसी भी देश को, मान लीजिए कोई कहता है कि पहले क्या था, इंडिया बनना चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर, तो चीन ने मना कर दिया। चीन ने क्या कहा, अपनी वीटो पावर लगा दी। वीटो पावर की वजह से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। और वीटो पावर में क्या है कि जो भी अपनी वीटो पावर का यूज करेगा उससे कोई भी सदस्य देश कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बस वो अपनी मर्जी लगा सकता है कि मैं नहीं चाहता कि ये आगे आया हमारे साथ, हमारा मेंबर बने इस कमेटी का। तो ये क्या है, इसके पास एक पावर है वीटो। इसके अलावा आर्थिक तौर पर तेजी से उभरता हुआ देश है। अब कैसे है, अब जानिए आर्थिक तौर पर कैसे तेजी से विकास कर रहा है। प्लीज बाकी नॉलेज को इग्नोर कर दीजिए फ्रेंड्स। क्या किया, जब चीन था उसकी भी हालत कुछ भारत की ही तरह थी, या भारत के जैसे ही मान लीजिए आप। तो उसने क्या किया, उसने सोवियत संघ का हाल देख लिया, भाई इनका विघटन हो गया और इन्होंने एकदम से साम्यवादी से पूंजीवादी की विचारधारा को अपना लिया। इसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ऐसा चीन नहीं करना चाहता था, वो शॉक थेरेपी को नहीं अपनाना चाहता था। उसने धीरे धीरे विकास किया, एकदम से विकास नहीं किया, धीरे धीरे विकास किया। पहले मान लीजिए पहले कृषि में, फिर उद्योगों में, फिर वहां के लोगों की उपभोक्ता वस्तुओं की जरूरतें पूरी की, फिर सैनिक। जैसा भी हमने पढ़ा चीन के बारे में कि चीन ने अपने विकास करने के लिए ये सब चीजें अपनाई। इसके अलावा चीन ने क्या किया, अपने देश मतलब उसके पास से क्या विशेषता है कि वो शक्ति का नया केंद्र बना। तो उसके पास सबसे बड़े उसने एक पावर का यूज किया, मतलब पावर का हिस्सा बना, वो भी 2001 में, यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। अब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के बाद उसको क्या प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, मान लीजिए 27 देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं। अब इसमें क्या जुड़ गया, सॉरी 27 मत समझिए, मान लीजिए इसमें 10 मेंबर, अब इसमें एक चीन जुड़ गया, ठीक है। अब चीन क्या करेगा फ्रेंड्स, मान लीजिए जो एक ये है, मान लीजिए इसमें चीन में जुड़ गया, तो ये 11 हो गए। अब चीन क्या करेगा, जो चीन के पास संसाधन है, जो वस्तुएं हैं, अब उनका प्रचार प्रसार कहाँ करेगा, अब इन 10 देशों में करेगा। इन 10 देशों के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स है उनको समझेगा और वहां पर क्या करेगा, उन वस्तुओं को जिनकी डिमांड्स इन 10 देशों में सबसे ज्यादा है उसे अपने देश में ये यहीं पर फैक्ट्री लगा के क्या करेगा, उत्पादित करेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा, कच्चा माल देखेगा कहाँ सस्ता मिल रहा है, कैसे मिल रहा है,
या तो फिर वो अपनी कंट्रीज में जाके बना के यहाँ पर बेचे, पर क्या करे। तो चीन ने ऐसा ही किया, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट इन 10 देशों में सेल किया। इससे क्या हुआ, इसकी इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप होने में सहायता मिल गई। अब जब कोई देश इकोनॉमिकली डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने देश की ग्रोथ के लिए उन पैसों को खर्च करेगा। अब जब मान लीजिए सैनिक हथियारों के लिए भी खर्च कर सकता है, या फिर जो लोग हैं उनके उपभोक्ता वस्तुओं के लिए खर्च कर सकता है कि जिनको जरूरत है और जिनके जो खरीद नहीं सकते उनको प्रोवाइड करें, या फिर क्या कर सकता है कि एजुकेशन में स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री कर दे। ऐसी चीजें चलती रहती हैं अगर इकोनॉमिकली कोई देश स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा कृषि और उद्योगों का निजीकरण, मैंने बताया क्यों किया कृषि और उद्योग का निजीकरण, क्यों, क्योंकि पहले क्या था, जब सोवियत प्रणाली थी तो जो चीन है इसने साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया था। अब साम्यवादी विचारधारा में क्या था कि जो कृषि है और जो उद्योग है वो सारे सरकारी हाथों में होंगे। मतलब आप कितने भी लोग मिलकर काम कर लीजिए या कितना भी बड़ा से बड़ा उद्योग चला लीजिए, अब सबको इक्वल सैलरी मिलेगी, किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं, सबको इक्वल सैलरी। तो अब इससे क्या हो रहा था, इस चीन को घाटा हो रहा था, ये अपनी ग्रोथ इतनी कर नहीं पा रहा था। तो जैसे इसने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व फैल रहा है, तो इसने तुरंत तो नहीं लेकिन धीरे धीरे, अभी हमने पढ़ा ना, इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, इसने चरणबद्ध तरीके से अपना विकास करना चाहा था। तो इसने कृषि और उद्योग का निजीकरण किया। अब जब इनका निजीकरण किया तो चीन को प्रॉफिट इकोनॉमिकली बहुत हो रहा था, यहाँ से बहुत पैसा आने लग गया, उद्योगपति अपना जो बिजनेस है उसमें तेजी से विकास कर पा रहे थे, और जो कृषि के क्षेत्र में लोग उतने ही मतलब आलसी हो गए थे लोग, मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, फिक्स तो सैलरी मिल रही है, क्या करना काम करके ज्यादा। लेकिन अब क्या हुआ, निजीकरण हो गया, मतलब आप जितना काम करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लोगों ने अपना काम बढ़ाया तो उनकी सैलरी बढ़ी तो उन पर जो लगने वाला टैक्स वो मतलब वो भी उनको सरकार को मिलने लग गया। तो क्या हुआ, इस चीन के विकास में एक तरीके से एक रोल निभाया कृषि और उद्योगों ने। अब ये हमने जान लिया कि भाई ये रीजन है जो इसे शक्ति का एक नया केंद्र बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी तो रह गई, तभी तो ये अभी तक शक्ति का एक नया केंद्र बन नहीं पाया। अभी तो प्रोसीजर में है, लेकिन ये प्रोसीजर से निकलकर क्यों फिक्स मेंबर नहीं बन पाया, अब इसकी कमियां जानते हैं। सबसे बड़ी जो इसमें कमी है वो है बेरोजगारी की। बेरोजगारी बहुत बड़ी है। अब जो चीनी लोग हैं, चीन के लोग हैं, भले ही वो विदेशों में भी हो या कहीं पर भी हो, तो क्या है, अब उनके पास क्या है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वो मशीनें ज्यादा काम में लाई जा रही है, तो मशीनों के कारण क्या है, जो वहाँ की जनता है वहाँ को काम, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा महिलाओं को भी क्या नहीं मिल पा रहा, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। महिलाओं की हिस्सेदारी भी इसमें तेजी से बढ़ रही है कि भाई वो ज्यादा मात्रा में बेरोजगार होती जा रही है। मान लीजिए अगर ये 100 पुरुष हैं, ये लोग बिजनेस करने जा रहे हैं, इनमें से 200 को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो अगर 1000 महिलाएं हैं तो इनमें से 600 को जॉब नहीं मिल पा रही, तो कितना ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना। तो ये क्या है, इनकी बेरोजगारी को दर्शा रहा है कि भले डेवलप कर रहा है लेकिन वहां की जनता अपना ग्रोथ नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार, भाई एकल पार्टी सिस्टम है, भ्रष्टाचार है, जनता का कोई शासन नहीं है, एक ही पार्टी के लोग चुने जाते हैं, वही अपने रूल रेगुलेशन चलाते हैं, वही उनको फॉलो करने को कहते हैं। तो क्या है, भ्रष्टाचार ही फैल रहा है, लोगों की सुनी ही नहीं जा रही है, बस अपना चला रहे हैं वो लोग। इसके अलावा आर्थिक सुधार का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिल पाया। अब मान लीजिए समान रूप से नहीं मिल पा रहा है, जैसे कृषि और उद्योग का ले लीजिए। अब किसान ने खेती की और किसान ने खेती की, अब जो वो किसान है वो अपना सामान 50,000 रुपये में बेच रहा है, अब उसने 50,000 रुपये में उद्योगपति को बेच दिया,
अब उद्योगपति ने उसे प्रोडक्ट मतलब कि उसने जो सामान किसान से लिया उसे एक रॉ मटेरियल के तौर पर देखा। अब उसको कुछ बना के कोई प्रोडक्ट उसका बना के उसको सेल कर दिया, तो इसको लगभग 50,000 रुपये में से सामान खरीदा, लेकिन 50,000 में सामान खरीदा, 50,000 में सामान खरीदा, लेकिन जो उद्योगपति है उसने यही प्रोडक्ट को 2.5 लाख रुपए में बेचा। तो इससे क्या हुआ, उद्योगपति को तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ और किसान को थोड़ा ना हुआ इतना प्रॉफिट। तो इससे क्या है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर्थिक तौर पर वो क्या है, बढ़ गया। तो अब इस डिस्टेंस की वजह से इनमें आर्थिक असमानता फैल रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण है और शहरी नगरों में असमानता बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये असमानता का यही उदाहरण है, आर्थिक सुधार का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है कुछ कर नहीं पा रही है, तो ये इसकी एक बड़ी नाकामी को दर्शा रही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि यही वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, यही टॉपिक या यही सब्जेक्ट में नहीं कराऊंगी। मैं आपको हिस्ट्री भी कराऊंगी, ज्योग्राफी भी कराऊंगी, हिंदी भी कराऊंगी और आपके एग्जाम से पहले ही आपको कवर करा दूंगी। तो जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं ये आगे टॉपिक वाइज फटाफट से क्लासेस लेती रहूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं रशिया और इजराइल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है इजराइल।